डन। आज का हमारा फर्स्ट लेक्चर अभी चालू हो गया है। तो फर्स्ट लेक्चर में पहले तो हमने हमारा मेरे बारे में मैंने आपको जानकारी बताई है, आपने मुझे आपके बारे में जानकारी बताई है, कौन से बंदे ने किस पर्पस से यहाँ पर ज्वाइन किया है, वो सब कुछ हमने आज डिस्कस किया है। लेकिन अभी हम आगे कंटिन्यू करने वाले। तो आगे कंटिन्यू करने के लिए आपने सभी आप सभी ने क्या करना है कि आपके सामने एक बुक्स लेना है, मतलब रीडिंग लिखने के लिए जो मराठीमध्ये वही ते लिहिण्यासाठी सगळ्यांनी आपापल्या समोर घ्यायची है, राइट। तो अभी पर्पज हमारा यही है कि जो मैं चीजें बताने वाला हूँ आपको, उसका आप स्क्रीनशॉट निकालोगे या कहीं पर सेव करके रखोगे, तो वो चीजें अलाउ नहीं है। अलाउ नहीं है मतलब आपको आगे वो कुछ काम आने वाली नहीं है। जो चीजें मैं बताता हूँ आप लिख कर ले लो, वो आपको बहुत आगे काम आने वाली है। तो जो हमारा फर्स्ट लेक्चर चालू हो गया, तो फर्स्ट लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं कि कौन से टॉपिक हम आगे आपको सिखाने वाले हैं। मतलब क्राइम इन्वेस्टिगेशन और डिटेक्टिव में कौन से टॉपिक आप सीख कर आपको ग्रो कर सकते हो, इस क्षेत्र में आप काम कर सकते हो, राइट। तो पहला जो टॉपिक है, ये आप हेडलाइन डालो, टाइप्स ऑफ क्राइम एंड इन्व्हेस्टिगेशन। मतलब हेडलाइन डालो ऊपर, मराठीमध्ये जर सांगायचं झालं की क्राइम इन्व्हेस्टिगेशनचे प्रकार किंवा विषय असं जरी टाकलं तरी चालेल, टाइप्स ऑफ क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन। तो अभी हम यहाँ पर देखने वाले हैं आगे कि हम कौन से टॉपिक आपको सिखाने वाले हैं, उसका ड्यूरेशन क्या है और उसको सिखाने का पर्पज क्या है, और वो सीख के आप किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो, राइट। तो लिखने के बाद कोई बंदा मुझे बताओ कि हो गया ऐसा, क्योंकि मुझे कभी कभी क्या लगता है कि बंदों का अभी लिख कर नहीं हुआ है। हो गया सर, हो गया ऐसे बोलो। डन डन। और बात करने के बाद अपना माइक म्यूट कर डालने का बाद में, ओके। टाइप्स ऑफ क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन। तो इसमें हम कुछ टॉपिक्स देखने वाले, उसमें से जो टॉपिक है वो पहला टॉपिक है वो है क्राइम इन्वेस्टिगेशन का। स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? सभी को स्क्रीन दिख रहा है क्या? जी सर। यस सर। नहीं, एक मिनट। ओके, दिख रहा है स्क्रीन? नहीं, यस सर। सभी को दिख रहा है? मैम आपको दिख रहा है, मतलब स्क्रीन दिखने के लिए प्रॉब्लम आ रहा है क्या आपको? हेलो हेलो, आपको कुछ प्रॉब्लम आ रहा है स्क्रीन दिखने के लिए? स्क्रीन ही नहीं दिख रही। बाकी के लोगों को दिख रहा है? यस सर। यस सर। तो मैम कुछ दिक्कत हो गया आपका, मतलब नेटवर्क इशू की वजह से भी स्क्रीन कभी कभी ऑफ हो जाता है। तो आप क्या करो, रिज्वाइन कर लो, मतलब आउट डिलीट कर लो जो स्लाइड है, आप वहां से बाहर निकलो और फिर रिज्वाइन करो आप, ओके। ठीक है सर। तो अभी जो ओवरव्यू है हमारा क्राइम इन्वेस्टिगेशन का, तो आप उसका आपको क्या करना है, उसको एक एक को लिख डालना है। पहला है क्राइम इन्वेस्टिगेशन। अभी क्राइम इन्वेस्टिगेशन में हम कुछ टॉपिक सीखने वाले हैं जो कि 30 डेज तक आपका ये टॉपिक चलने वाला है। इसमें आपको अलग अलग तरह के क्राइम इन्वेस्टिगेशन के पार्ट में खुद आपको सिखाने वाला हूँ। उसके बाद है साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन। दूसरा लिखो साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन। पहला क्राइम इन्वेस्टिगेशन मतलब जो फील्ड के ऊपर जो काम करना रहता है, फील्ड के ऊपर, मतलब समझो कि कोई लड़का या लड़की घर से बाहर भाग जाती है, तो उसको हम फील्ड बाहर जाकर ढूंढते हैं, या उसके ऊपर जो भी इन्वेस्टिगेशन ग्राउंड लेवल पर करते हैं, तो ये क्राइम इन्वेस्टिगेशन के टॉपिक में आता है। और साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन अभी ये नेटवर्क के थ्रू इलेक्ट्रिक जो पर्पस रहते हैं, समझो मोबाइल, लैपटॉप या ईमेल, अपना इंस्टाग्राम, फेसबुक, या किसी का कॉल डिटेल्स होगा या कुछ भी होगा, तो ऐसे जो इन्वेस्टिगेशन का टॉपिक रहता है, तो वो इस टॉपिक में हम कवर करने वाले साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन में। ये भी जो रहता है ये भी 30 डेज का रहता है। कितना? 30 डेज का। मतलब क्राइम इन्वेस्टिगेशन आपका 30 डेज चलता है, साइबर क्राइम 30 डेज चलता है, और आपको फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन भी आपको 205 दिन का, 2 या 5 दिन का आपको सिखाया जाता है। मतलब
ज्यादा से ज्यादा 2-3 या कम से कम 2 दिन, ज्यादा से ज्यादा 5 दिन तक आपके भी टॉपिक चलते रहते, राइट। अभी साइबर क्राइम का जो है वो आपको सिखाने के लिए बेंसिल मैम है, जो कि इनकम टैक्स में गवर्नमेंट में वो अफसर है, और वो ऑनलाइन, उनके क्लासेस ऑनलाइन ही रहते हैं। अगर आपको क्राइम इन्वेस्टिगेशन का ऑफलाइन करना है तो आप ऑफिस में 9 बजे आप आ सकते हो, क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन साइबर के जो क्लासेस रहते हैं ऑनलाइन ही रहते हैं, वो आसाम से होते हैं, क्योंकि अभी उनका पोस्टिंग आसाम में है, तो उनके पास बहुत सारा नॉलेज है, और उनका सिखाने का लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज रहता है, मराठी वगैरह अलाउड नहीं है, मतलब उनको आता नहीं है। तो वो आपको पूरा साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन का सिखा देते हैं कि किस तरीके से आपको साइबर में इन्वेस्टिगेशन करना है, ओके। दूसरा रहता है फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन। फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भी हमारे पास एक दो मतलब 2 से ज्यादा टीचर है, जो कि लेकिन टॉपिक ज्यादा नहीं होते, क्योंकि फॉरेंसिक का जो रहता है डिटेक्टिव में ज्यादा काम नहीं आता। जितने भी चीजें जरूरी है, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कुछ रहता है फॉरेंसिक में, या फिंगरप्रिंट वगैरह, या फुटप्रिंट वगैरह, तो उतना ही आपको सिखाया जाता है। ज्यादा आपको मतलब बाद में काम नहीं आने वाली चीजें तो वो हम सिखाते नहीं है। तो चौथा टॉपिक है जीपीएस, स्पाई कैमरा, स्पाई सॉफ्टवेयर। जब आप इन्वेस्टिगेशन करने वाले हो तब आपको ये चीजें जरूरी रहती है कि जीपीएस कैसे यूज करना है किसी को फॉलो करने के लिए, स्पाई कैमरा, स्पाई सॉफ्टवेयर वगैरह। पांचवा है फील्ड वर्क। छठवां है ऑफिस क्लाइंट रिपोर्ट मैनेजमेंट। जिस बंदे को बिजनेस करना है उसके लिए ये टॉपिक जरूरी है। सातवां है स्पेशल ट्रेनिंग या सीक्रेट ट्रेनिंग, भी आप इसको लिख सकते हो, सीक्रेट ट्रेनिंग या स्पेशल ट्रेनिंग। तो इसमें क्या रहता है, कुछ ऐसी चीजें रहती है जो इनवैलिड रहती है, लेकिन आपको इन्वेस्टिगेशन के लिए करनी पड़ती है। उसके ऊपर हम इसके ऊपर बात करते हैं इस टॉपिक में, राइट। तो अभी ये 7 चीजें हम आपको डिटेक्टिव इन्वेस्टिगेशन फील्ड के मतलब डिटेक्टिव इन्वेस्टिगेशन कोर्स में हम आपको सिखाने वाले। लेकिन ये चीजें सिर्फ आपको एक टॉपिक दिख रहा है, इसके टॉपिक के अंदर बहुत सारे अलग अलग टॉपिक है, अलग अलग मतलब पॉइंट है। तो वो क्या है, किस तरीके से, उसके ऊपर हम अभी थोड़ा बात करेंगे। बेसिकली क्राइम इन्वेस्टिगेशन, सभी इसको स्क्रीन दिख रहा होगा। क्राइम इन्वेस्टिगेशन में क्या रहता है कि कुछ अलग अलग टॉपिक रहते हैं, जैसे कि समझो हनी टैपिंग। हनी टैपिंग क्या रहता है कि कोई बंदा नॉर्मली मोबाइल का अपना यूज कर रहा होगा, और उसे अचानक से किसी लड़की का मैसेज आ जाता है या कॉल आ जाता है, और उन दोनों का बातचीत हो जाता है, कैसे हो, हाय हेलो, आप अच्छे दिख रहे हो, इस तरीके से। और आगे से वो जो लेडी है या लड़की है वो क्या करती है कि आप मुझे वीडियो कॉल करो, या आप मुझे अपनी ओपन फोटो भेजो, मतलब कपड़े वगैरह निकाल के, इस तरीके से उनके साथ मतलब उन दोनों में बातचीत होती रहती है। तो इन दोनों का अच्छे से चल रहा होता है, तो अचानक से लेडी वगैरह, आगे की जो लेडी है वो क्या बोलती है कि आप एक काम करो, बाथरूम में जाओ, अपने कपड़े वगैरह निकालो और मुझे वीडियो कॉल करो। तो बंदा क्या करता है कि ऐसे चीजों में वो माहिर होता है, तो फटाक से बाथरूम में जाता है, कपड़े निकालता है, और वो वीडियो कॉल के ऊपर वो आगे का नजारा देखता है, और वो बंदी भी ओपन वगैरह हो जाती है। तो ये जो है ये हनी टैपिंग का एक मामला है, ये बहुत सारे बंदों के साथ हो चुका है। बीच में 100 बंदों में से 50 के साथ तो ये मैटर हो चुका है। आपके दोस्तों के साथ हुआ होगा, मतलब बीच में साइबर का ये बहुत बड़ा स्कैम चल रहा था। तो फिर क्या हो जाता है कि आगे की बंदी क्या करती है, फिर इसको मैसेज भेजती है कि तुम्हारा मैं ये वीडियो वायरल कर दूंगी, मुझे तुम 1 लाख दो, 2 लाख दो, 2 लाख रुपए दो, 3 लाख रुपए दो। तो इस तरीके से उन दोनों में बातचीत होती है, और वो लेडी क्या करती है, इस बंदे को हनी टैपिंग में फंसा देती है। तो ये भी टॉपिक कहा जाता है, क्राइम इन्वेस्टिगेशन में आ जाता है। कोई घर से बंदा बंदी या बूढ़े लोग रहते हैं, वो मिसिंग हो जाते, तो वो भी क्राइम इन्वेस्टिगेशन में आ जाता है। या क्राइम इन्वेस्टिगेशन में डोमेस्टिक वायलेंस के कुछ टॉपिक आ जाते हैं, जिसमें अफेयर के टॉपिक्स आ जाते हैं कि अफेयर किस तरीके से होता है। उसके बाद शादी का टॉपिक आ जाता है कि किसी बंदे को या बंदी को शादी करना है, तो उसके लिए प्री मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन रहता है। तो वो क्या रहता है, क्यों जरूरी है? सिंपल है। अभी आपने देखा होगा, आप न्यूज देखते होगे, तो शादी होने के बाद पहला बॉयफ्रेंड रहता है, पहला लवर रहता है, तो उसके कहने पर आगे वाले का मर्डर हो जाता है, दोनों भाग जाते हैं, दोनों में रिलेशन हो जाता है। ये चीजें बहुत बढ़ चुकी है। तो प्री मैट्रिमोनियल का
पर्पस यही रहता है कि जिसके साथ आप अपनी लाइफ बिताने वाले हो तो उसके बारे में आपको पूरी जानकारी चाहिए। तो बंदा किस नेचर का है, उसका कहीं अफेयर तो नहीं, उसकी कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं, या वो कहीं फंसा तो नहीं है, उसके ऊपर कुछ लोन तो नहीं है, उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, उसका मतलब जॉब का बैकग्राउंड क्या है। ये सभी चीजें क्या होती है प्री मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन में इन्वेस्टिगेट होती है। तो क्यों होती है ये चीजें, क्यों करनी चाहिए, ये सब कुछ भी हम इसी टॉपिक में देखने वाले हैं, राइट। तो बेसिकली क्राइम इन्वेस्टिगेशन में इस तरीके की केसेस रहते हैं। अभी मुझे एक बात बताओ, जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ या बोल रहा हूँ वो आपको समझ में आ रही है? मैं नॉर्मली आपको Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तोड़ फोड़ के बताओ तो भी मैं आपको बता दूंगा। दिख रहा है आपको सभी को? Yes, yes. Yes, sir. कोई ऐसा है कि जिसको समझ में नहीं आता या जिसको कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो आप मुझे डायरेक्टली बोल सकते हो कि सर जी इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके बताओ, तो मैं बता दूंगा आपको। ओके, क्योंकि आगे तो हमें कंटिन्यू मतलब एक एक पॉइंट देखना है, लेकिन मैं आपको सिर्फ ऍडव्हर्टाइज मतलब इसका एक मराठीमध्ये ओळख करून देतोय की एक्झॅक्ट हे टॉपिक काय आहेत, क्राइम इन्व्हेस्टिगेशन म्हणजे काय, कुठल्या कुठल्या प्रकारचे ह्याच्यामध्ये क्राइम असतात, तर ह्याची फक्त मी तुम्हाला आज ओळख करून देतोय। आज डायरेक्टली तुम्हाला टॉपिक लिहून दिलेत आणि पहिला टॉपिक हा उद्या शिकवला जाणार आहे। आज फक्त हे टॉपिक बद्दल तुम्हाला माहिती, ओळख आणि आपल्याला उद्यापासून काय करायचंय ह्याच गोष्टी इथं आज डिस्कस होणार आहेत, राईट। आणि उद्यापासून प्रॉपरली तुमचा पहिला टॉपिक सुरू केला जाईल क्राइम इन्व्हेस्टिगेशन मधला प्री मॅट्रिमोनियल इन्व्हेस्टिगेशन। प्री मॅट्रिमोनियल इन्व्हेस्टिगेशन पासून सुरुवात होते, म्हणजे लग्नाच्या अगोदर पासून आणि परत डिवोर्स पर्यंत आणि परत मर्डर पर्यंत आपण हिस्ट्री चेक करत जातो। ओके, अभी क्राइम इन्वेस्टिगेशन में हम ये देखने वाले हैं। उसके बाद है साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन। जो पहला मैंने हनी टैपिंग का आपको बताया था अभी, तो हनी टैपिंग ये साइबर क्राइम में भी होता है और ऑफलाइन में भी, मतलब क्राइम में भी होता है, साइबर में भी होता है। साइबर में ज्यादा होता है हनी टैपिंग, मतलब किसी बंदे का बंदी का कुछ दोनों का आपस में कनेक्शन हो ऑनलाइन वगैरह, और उसके ऊपर ऑनलाइन जो स्कैम होते हैं उसे साइबर क्राइम बोलते हैं। आजकल बहुत बार आपने देखा होगा कि किसी बंदे का अकाउंट से पैसा गायब हो जाता है, कोई आपको कॉल करता है और बोलता है कि सर जी आपके पापा ने मुझे पैसे भेजे थे, मैं आपको भेज रहा हूँ, और उनका 1200 रुपए था तो भेज देता है, आपको टेक्स्ट मैसेज आ जाता है 1200 रुपए का, और 1200 रुपए की वजह से 12,000 आ जाता है। तो वो बोलता है कि सर जी गलती से 1200 की वजह मैंने आपको 12,000 भेज दिया, तो बाकी का जो पेमेंट है आप मुझे वो रिफंड कर दो। तो इस तरीके से चीजें होती है, आपका बैलेंस खत्म हो जाता है, आपके साथ फ्रॉड हो जाता है, और ये जो चीज है पूरी साइबर क्राइम में आती है। तो साइबर क्राइम में आपको कुछ इथिकल हैकिंग, डिजिटल फॉरेंसिक के टॉपिक दिए जाएंगे, कुछ टूल्स दिए जाएंगे, जिसके ऊपर आपके पास अगर लैपटॉप होता है तो आप उसके ऊपर प्रैक्टिस करके किसी का आईपी किस तरीके से निकालना है, मतलब किसी का लोकेशन किस तरीके से निकालना है। किसी का समझो फोटो है, अभी स्क्रीन के ऊपर ये आपको फोटो दिख रहा है, समझो कि ये फोटो है, ये वाला फोटो दिख रहा है ना आपको, तो इस फोटो का हम पूरा बैकग्राउंड निकाल सकते हैं कि ये फोटो कहाँ पर खींचा है, किस मोबाइल में खींचा है, कौन से मतलब कौन से टाइम पर खींचा है, उसका लोकेशन क्या था, सभी चीजें हम इसकी मतलब जान सकते हैं। किस तरीके से उसको कुछ एक टूल्स रहता है। कोई बंदे का या बंदी का फोटो है, समझो ये फोटो है, एक किसी बंदे का या बंदी का फोटो है, मतलब लड़के का या लड़की का, और उस लड़की की हमें इंफॉर्मेशन निकालनी कि वो कहाँ से बिलोंग करती है, कहाँ पर रहती है। तो अभी ये क्या सिर्फ फ्रॉड करने के लिए चीजें नहीं होती, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए रहती है। मतलब समझो कि कोई क्रिमिनल है और क्रिमिनल ने क्या किया कि कहीं पर चोरी की है या कहीं पर उसने डाका डाला है, कुछ रेप किया है, कुछ फ्रॉड किया है, और उसका कहीं हमें इंस्टाग्राम पर या कहीं पर भी उसका हमें फोटो मिल जाता है, राइट। तो उस फोटो के जरिए हम उसके एड्रेस तक पहुंच सकते हैं, राइट। तो कहाँ पर फोटो खींचा, कौन से दिन में मतलब दिन में खींचा या रात में खींचा, टाइम क्या था, उसका आईपी क्या था, उसका हैश वैल्यू क्या था, ये सब कुछ चीजें हम क्या करते, ये साइबर क्राइम में सीखते। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक आपको इस साइबर क्राइम में सीखने हैं। ये आपको कम से कम 15 दिन से 30 डेज तक ये आपको टॉपिक जाने वाला है, राइट। तो साइबर क्राइम में अभी आप मतलब 2-3 बंदों को या ज्यादा बंदों को ऐसा लग रहा होगा कि सर जी हमें तो अंग्रेजी आती नहीं है, तो किस तरीके से हम सीखे। कोई है बंदा ऐसा कि जिसको अंग्रेजी का प्रॉब्लम है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
घबराने की कोई बात नहीं है। ये जो टॉपिक है, जिसको अंग्रेजी आती नहीं है उसने सिर्फ समझ के लेना है और जितना आता है उतना ही करना है, क्योंकि डिटेक्टिव फील्ड में ऐसा नहीं है कि आपको अंग्रेजी ही आना चाहिए, और ऐसा ही नहीं है कि आपको लैपटॉप या पीसी हैंडल करना आना चाहिए। सिर्फ कुछ मेथड रहते हैं, उसको आपको स्टडी करना है, उसको आपको रिमाइंड मतलब क्या प्रैक्टिस करना है, उसके ऊपर भी आप काम कर सकते हो। और नहीं आता उसको छोड़ देना है। और जो दूसरी टीम रहती है, मतलब सब बाद में आप जब डिटेक्टिव फील्ड में काम करते हो तो हर किसी को अपना अपना काम डिवाइड करके दिया जाता है। मतलब आपको अंग्रेजी नहीं आती, आपको साइबर का काम नहीं आता, लेकिन आप फील्ड के ऊपर एक्सपर्ट हो, राइट? तो आप फील्ड के ऊपर ही काम करो, और जो साइबर का काम है, जो साइबर वाला बंदा है उसको ट्रांसफर कर दो। और जो साइबर वाला बंदा है उसका तो फील्ड के ऊपर काम नहीं है, तो साइबर वाला बंदा क्या करता है कि उसको जो फील्ड का काम आ चुका है वो फील्ड वाले बंदे के ऊपर ढकेल देता है। तो इसी तरीके से हमें आगे भी काम करना है। तो टेन्शन वगैरे नाही लेने का की मुझे अभी आएगा या नाही आएगा, मुझे जमेगा, म्हणजे मला जमेल का नाही जमेल, ह्या ज्या गोष्टी ह्या डोक्यात घ्यायच्याच नाहीत। एकदम रिलॅक्स मध्ये आणि जे सांगितलं जातं हे एकदम आनंदाने, प्रेमाने आणि आपुलकीने, काय म्हणतात त्याला, इंटरेस्टिंग। तुम्ही एक सिंपल गोष्ट आहे, तुम्ही एखादं काम, एखादी गोष्ट किती आनंदाने आत्मसात करतात त्याच्यावर आहे की तुम्ही किती मोठ्या प्रमाणामध्ये किंवा किती ह्याच्यामध्ये तुम्ही ह्या गोष्टी करू शकता, म्हणजे पुढे कंटिन्यूच करू शकतात। आणि तुम्ही जर सकाळी झोपेतनं उठल्यावरच तुमच्या डोक्यात आलं की दिवस खराब जाणार आहे, तर 100% दिवस खराबच जाणार आहे। आणि तुम्ही जर सुरुवातीलाच असं ठरवलं की बाबा काय नाही, जे असेल ते बघू, जमलं तर जमलं, नाही जमलं, रिलॅक्स मध्ये आनंदामध्ये सगळं करू। माझ्याकडे असे काही मुलं आहेत की जे फक्त टाइमपास म्हणून कोर्सला जॉईन झालेत, पण आता ह्या क्षेत्रामधले ते टॉपला गेलेले आहेत, म्हणजे सहज जॉईन झाले ते, बघू काय आहे नेमकं या क्षेत्रात काय असतंय, कसं असतंय। आणि ते एवढे याच्यामध्ये गुंतून गेले की त्यांनी स्वतःच्या एजन्सी चालू केलेत, कुठेतरी चांगल्या चांगल्या पदावर आहे, जॉब करतात। आणि काही जण असे आहेत की बळच जॉईन झाले, तरी जमन का नाही, कसं व्हायचं माझं, अशा पद्धतीने जे जॉईन झालेत ते मागेच राहिलेत। तर त्याच्यामुळे एन्जॉय मध्ये हसी मजाक करत करत आपल्याला ह्या सगळ्या गोष्टी कंटिन्यूस करायच्या। तुम्हाला जर काही प्रॉब्लेम येत असेल, तुम्हाला डाऊट असतील किंवा तुम्हाला काही विचारायचं असेल तर मध्येच मला थांबवून विचारायचं, फक्त तेवढं वाक्य पूर्ण होऊन देत जावा, नाहीतर मी बोलतोय त्यातच टॉपताल। तेवढं वाक्य पूर्ण झालं की विचारायचं, सर हा टॉपिक समजलेला नाहीये, ह्याला थोडं एक्सप्लेन करा किंवा ह्याचं उदाहरण द्या, तर मी तुम्हाला ते एक्सप्लेन करून किंवा फोडून सांगेल, राईट? आता साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन जो टॉपिक है हमारा, साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन, तो उसके ऊपर क्या क्या चीजें हम आपको सिखाने वाले हैं, तो मैंने आपको बता दिया है। दूसरा है फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन। फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में एक मतलब ऐसा है कि फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में ज्यादा केसेस प्राइवेट एजेंसी में आती नहीं है। ज्यादातर केसेस क्या रहता है कि वो गवर्नमेंट में ही जाते हैं और कम से कम केसेस प्राइवेट एजेंसी में आते हैं। तो हम क्या करते हैं, जो प्राइवेट एजेंसी में केसेस आते हैं वही हम आपको केसेस बताने वाले हैं, या वही हम आपको टॉपिक देने वाले हैं। तो उसमें तो पहला टॉपिक कौन सा रहता है? पहला टॉपिक रहता है, पहला टॉपिक रहता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट, राइट? दूसरा टॉपिक रहता है फिंगरप्रिंट या ठसे, मराठी में ठसे अपन बोलू शकतो। फिर डॉक्यूमेंट, फिंगरप्रिंट, उसके बाद है हैंडराइटिंग, सिग्नेचर्स, याच प्रकारच्या केसेस आपल्याला येतात जास्तीत जास्त। दुसऱ्या केसेस फॉरेंसिक मध्ये येत नाहीत। किंवा आप लोगों का ऐसा कहना होगा कि सर जी डेड बॉडी वगैरह वो भी फॉरेंसिक में पार्ट आता है। तो डेड बॉडी का वगैरह क्या रहता है कि प्राइवेट एजेंसियों को अलाउ नहीं है कि डायरेक्टली आप उसके ऊपर काम करो। आपको लिमिट दिया है कुछ काम करने का प्राइवेट एजेंसी वालों को, तो उसमें आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कर सकते हो। अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या रहता है फॉरेंसिक वालों का, कि समझो कि कोई पासपोर्ट है, एक एग्जांपल देता हूँ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कोई बंदा है, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है, तो उसमें डॉक्यूमेंट में पासपोर्ट एक डॉक्यूमेंट है। तो पासपोर्ट वेरिफिकेशन किस तरीके से करते हैं, तो फॉरेंसिक वाले क्या करते हैं कि वो असली है या नकली है वो देखने के लिए उसका जो इंक रहता है, इंक मतलब प्रिंटिंग का इंक, वो कौन सा है
उसको प्रिंट कैसे किया है, उसके ऊपर कुछ कोड्स रहते हैं, वो ओरिजिनल वाले या डुप्लीकेट वाले, उसको फॉरेंसिक करते हैं, राइट। फॉरेंसिक करते हैं मतलब उसको ऐसा जूम करते हैं, मतलब उनका कुछ मेथड रहता है, तो उस तरीके से वो चेक करते हैं उसके जो पेजेस है पासपोर्ट के, तो वो किस तरीके से है, ओरिजिनल वाले या डुप्लीकेट वाले। मतलब समझो कि आपके पास पैसा है, 500 का नोट है, तो उसको आप कैसे पहचान सकते हो कि ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। पैसा जो रहता है अपने पास 500 200 100 का जो नोट रहता है, उसका जो पेपर्स रहता है प्रिंटिंग वाला, वो पेपर अलग रहता है, वो पेपर आपको कहीं भी दुकान में वगैरह नहीं मिलता, राइट। तो वही रहता है, पासपोर्ट का भी कुछ पेपर्स वगैरह रहता है तो अलग रहता है। तो वो सब कुछ चीजें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फॉरेंसिक एक्सपर्ट चेक करता है, और ये काम आप भी कर सकते हो। दूसरा रहता है फिंगरप्रिंट वगैरह। फिंगरप्रिंट मतलब समझो कोई क्राइम सीन हो चुका है या कोई नॉर्मली चोरी हो चुकी है या कुछ भी हो चुका है, तो उसमें फिंगरप्रिंट या मतलब केमिकल के जरिए वहां पर जो निशान रहते हैं उसको हम कलेक्ट करते हैं। ये भी ज्यादा केसेस नहीं आते, लेकिन सीखने के लिए बहुत अच्छा टॉपिक है, ये भी आपको सिखाया जाता है। दूसरा है हैंड राइटिंग, मतलब किसी ने किसी को लेटर भेजा या कोई बैंक के डॉक्यूमेंट है या कोई और चीजें है, तो उसके ऊपर जो हैंड राइटिंग है किसका है, किसी ने डुप्लीकेट तो नहीं किया या किसी ने फेक तो नहीं किया, या मैचिंग करना कि दोनों एक या नहीं है या गलत अलग अलग बंदे का हैंड राइटिंग है, उसका भी काम या उसका भी फॉरेंसिक इस टॉपिक में हम आपको सिखा देते हैं। दूसरा है सिग्नेचर्स। अभी बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं कि कोई बंदा क्या करता है, कोई बच्चे वगैरह रहते हैं, अपने पापा के सिग्नेचर उनको मालूम होते हैं, तो वो बंदे क्या करते हैं कि पापा के सिग्नेचर्स मतलब फेक सिग्नेचर्स करते हैं और चेक के ऊपर सिग्नेचर करते हैं और चेक बैंक में दे देते हैं और पैसा निकाल लेते हैं। और फिर पापा बैंक में जाकर बोलते तो मैंने तो किसी को चेक ही नहीं दिया, तो आपने पैसा किसको दिया। फिर इन्वेस्टिगेशन होता है और उस पापा को ही कोर्ट में प्रूव करना पड़ता है कि ये सिग्नेचर मैंने नहीं किया, किसी और बंदे ने किया। तो वो जो सिग्नेचर्स वेरिफिकेशन रहता है, सिग्नेचर्स का जो मतलब टॉपिक रहता है, वो भी हम आपको इसमें सिखा देते हैं, राइट। ऐसे कुछ टॉपिक है फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में। दूसरा है जीपीएस, स्पाई कैमरा, स्पाई सॉफ्टवेयर। अभी ये जो टॉपिक है ये बहुत सारा सेंसिटिव वाला टॉपिक है, क्योंकि इसमें हम जो आपको चीजें सिखाते हैं वो पूरा सीक्रेट तरीके से रहता है। अभी कल ही न्यूज आया था पुणे से कि एक बोंधु बाबा है पुणे में, तो उसने क्या किया था कि किसी महिला के मोबाइल में, किसी के मोबाइल में स्पाई सॉफ्टवेयर डाला था, और उस स्पाई सॉफ्टवेयर से वो क्या कर रहा था कि आगे वाला बंदा क्या कर रहा है, किससे बात करे, उसकी फोटोज वीडियोज या उसका लाइव सर्वेलेंस अपने पास कंट्रोल करके ले रहा था। तो यही जो सॉफ्टवेयर वगैरह रहते हैं इस तरीके से, मतलब ये जो हैकिंग वाले सॉफ्टवेयर रहते हैं, टूल्स रहते हैं, तो उसका जानकारी आपको इस टॉपिक में दिया जाता है, राइट। अभी जीपीएस मतलब क्या रहता है, किसी को फॉलो करना है, कोई गाड़ी है, कोई बंदा है, या कोई भी होगा, तो उसको हमें फॉलो करना है, तो उसको उसके पीछे ही घूमना और उस देखना कि वो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। तो ये मतलब पुराना टेक्निक है, लेकिन एडवांस टेक्निक में क्या होता है कि उसके बैग में या उसके गाड़ी में कोई जीपीएस डाल दो छोटा वाला, तो हमें ऑटोमेटिक पता चल जाता है कि वो बंदा कहाँ घूम रहा है, क्या कर रहा है, किसके साथ बातचीत कर रहा है, उसके गाड़ी में कौन सा आवाज आ रहा है, वॉइस क्या है। तो सब कुछ चीजें हम देख सकते हैं, लेकिन उसका कौन सा सॉफ्टवेयर रहता है, कौन सा जीपीएस रहता है, कौन सा अच्छा वाला है, कौन सा बुरा वाला है, कौन सा अच्छे से हमें काम करके देता है, वो सब कुछ जानकारी हम आपको इस टॉपिक में देते हैं। दूसरा है हिडन कैमरा वाला रहता है, जो छोटी छोटी चीजें रहती है। हमारा यूट्यूब चैनल है एनडेप डिटेक्टिव, उसके ऊपर आप देख सकते हो कि आपको एक पुराना वीडियो मिल जाएगा, 2-3 वीडियो मिल जाएंगे, जिसके ऊपर हमने कैमरा किस तरीके से प्लान करना है, स्पाई कैमरा किसी खिलौने में, किसी फ्रेम में, या किसी मतलब इंस्टाग्राम के ऊपर भी आपको मिल जाएगा, हमारे इंडिया डिटेक्टिव इंस्टाग्राम के ऊपर भी पुराने वीडियोस, कि जो स्पाई कैमरे रहते हैं वो कौन सी चीजों में हम फिट कर सकते हैं, वहां का सर्वेलेंस हमारे कंट्रोल में ले सकते हैं। ये चीजें भी आप हमको मतलब वो कैसे इंस्टॉल करना है, उसको ऑपरेट कैसे करना है, ये सब कुछ चीजें हम आपको सिखाते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको फोटो दिखाते हैं, वो कैमरा आपके हाथ में दिया जाता है प्रैक्टिकल के टाइम पर, आपको फिट करने के लिए एक कोई मतलब ऐसी चीज दी जाती है, उसके अंदर आपको फिट करना होता है। ऐसे हम आपका प्रैक्टिकल भी लेते हैं। और कुछ पाई सॉफ्टवेयर रहते हैं, मतलब चाइल्ड सेफ्टी के लिए वगैरह, जो कि आगे वाले के मोबाइल में हम समझो कि इंस्टॉल कर देते हैं उस सॉफ्टवेयर को, तो आगे वाले का पूरा एक्सेस, वो किससे बात कर रहा है, कौन सी लोकेशन पर है, उसके मोबाइल में कौन सी फोटोज वीडियोस है, वो गूगल पर क्या सर्च करता है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, लिंक्डइन, ट्विटर, ये जो एप्स है उसका पूरा कंट्रोल, चैट्स
सब कुछ हमारे कंट्रोल में आ जाते हैं। जैसे कुछ एप्स है मोबाइल के, मतलब एप्स वगैरह सॉफ्टवेयर मतलब टूल्स है, ऐसा नहीं है प्ले स्टोर पर मिलते नहीं है, नहीं तो आप सर्च करोगे यूट्यूब पर वगैरह कि कौन से एप्स है। जो हम सिखाने वाले हैं या हम जो ट्रेनिंग देते हैं वो ऐसा मतलब चाइना वाला या कुछ यूट्यूब पर मिलने वाला ट्रेनिंग नहीं होता, वो थोड़ा अलग रहता है। मैं आपको नॉर्मली सभी को बता रहा हूँ ये चीजें, लेकिन ये जो चीजें है आपको कहीं भी मिलने वाली नहीं है, आपको सिर्फ यहाँ पर मिलने वाली है। क्यों? क्योंकि ये बहुत मतलब सेंसिटिव चीजें है। ये अगर आपको यूट्यूब पर भी मिलती है लेकिन वो गलत मिलेगी, वो उल्टा आपका ही मोबाइल हैक हो जाएगा, उस तरीके से वो काम रहता है, राइट। तो ये जीपीएस स्पाई कैमरा स्पाई सॉफ्टवेयर वाला टॉपिक भी हम आपको इस तरीके से कवर करने वाले हैं। दूसरा रहता है फील्ड वर्क। अभी फील्ड वर्क क्या रहता है कि कोई बंदे का हमें केस आ जाता है, मतलब समझो कि एक केस बता देता हूँ आपको। कोई एक लड़का है, एक लड़के ने हमारे पास मतलब वो आया, उसने इंक्वायरी किया कि आपका पर डे का चार्जेस क्या है। तो हमने पहले उसको पूछा कि तुम्हारा केस क्या है, तो उसने बोला कि मैं हर दिन ऑफिस जाता हूँ और मैं ऑफिस जाने के बाद मेरी पत्नी किसी को मिलने के लिए जाती है, तो उसको मुझे फॉलो करना है और उसका मुझे अपडेट चाहिए कि वो कहाँ जाती है, किससे मिलती है, उसका क्या मतलब क्या नेचर है उसका। तो हम क्या करते हैं इसमें हम नॉर्मली ऐसा करते हैं कि जब वो बंदा बाहर जाता है तो उसके घर के सामने हमारे कुछ एजेंट रखते हैं। तो एजेंट क्या करते हैं, वो जब लेडी घर के बाहर निकलती है तो उसको फॉलो करते हैं, उसके फोटोज वीडियोज निकालते हैं, वो कहाँ जाती है, किससे मिलती है और उसका अफेयर किसके साथ होगा या कौन से होटल पर लॉजिंग पर जाती है, उसके मतलब पूरे एविडेंस हम कलेक्ट करते हैं। लेकिन अभी इतना नॉर्मली मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन इतना नॉर्मली ये चीजें नहीं है। आगे वाले को पता चलना नहीं है, मतलब पता लगना नहीं चाहिए कि हम उसको फॉलो कर रहे हैं। उसने हमें देख लिया तो हमें हमें अपने आप को कवर कैसे करना है, उसके फोटोज वीडियोस कैसे निकालने हैं। कोई बंदा ऐसे करेगा कि जाएगा और उसके सामने मोबाइल पकड़ेगा और उसका वीडियो निकालेगा, तो ऐसे तो चीजें नहीं होने वाली। उसको आगे वाले को पता चल जाएगा तो मामला बिगड़ जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ता है कि ये जो चीजें है वो पूरी सीक्रेट तरीके से करनी पड़ती है, मतलब आगे वाले को पता ही नहीं चलना चाहिए किसी को भी, हम उसका पीछा कर रहे हैं, उसके फॉलो कर रहे हैं, उसका वीडियो निकाल रहे हैं, उसके फोटोज निकाल रहे हैं, राइट। तो फील्ड के ऊपर यही चीजें हम आपको टोटली सिखा देते हैं कि ग्राउंड पर जाकर इन्वेस्टिगेशन किस तरीके से करना है, राइट। और दूसरा रहता है जिस बंदे को या बंदी को खुद का डिटेक्टिव एजेंसी चालू करना है या ऑफिस वर्क करना है डिटेक्टिव में, तो उसके लिए ऑफिस डिटेक्टिव एजेंसी का या इन्वेस्टिगेशन का ऑफिस किस तरीके से हैंडल करे। उसमें क्लाइंट हैंडलिंग आता है, मार्केटिंग आता है, उसमें रिपोर्टिंग आता है, एविडेंस किस तरीके से कलेक्ट करना है, उसका फाइल या उसका रिपोर्ट किस तरीके से तैयार करना है और क्लाइंट को किस तरीके से सबमिट करना है, ये सब कुछ चीजें उसमें सिखाई जाती है। मतलब पूरा ऑफिस संभालने से लेकर, क्लाइंट लेने से लेकर, एडवर्टाइजिंग करने से लेकर, उसका पेमेंट लेने तक और पूरा एजेंसी हैंडल करने तक इस टॉपिक में हम आपको कवर करा देते हैं। जिसको खुद का एजेंसी चालू करना है या बिजनेस करना है या ऑफिस संभालना है, उसके लिए ये टॉपिक बहुत जरूरी है, राइट। तो ये जो टॉपिक है वो लास्ट वाला टॉपिक है। और इसके अलावा कुछ वीआईपी लेक्चर्स रहते हैं जिसमें वीआईपी बंदे आपको सिखाने का काम करते हैं, जिसमें पुलिस, एडवोकेट या जो भी होगा। तो अभी मैंने आपको जो चीजें अभी तक आपको बताई है, तो उसमें से कौन सी चीजें आपको समझ में आई और कौन सी चीजें आपको समझ में नहीं आई, वो बताने का काम आपका है, राइट। तो उसके हम मतलब उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं। बताओ मुझे अभी किसको कुछ प्रॉब्लम, कुछ समझ में नहीं सर आया? समझ लो हाँ सर समझ लो, ये सर समझ लो। राइट। हॅलो कोणाला काही डाऊट? हा बोला सर, टॉपिक नंबर 4 जीपीएस स्पाय कॅमेरा स्पाय सॉफ्टवेअर हे इलिगल आहे, मग आपल्याला ते अलाउड आहे का डिटेक्टिव्ह एजन्सी मध्ये? सर, जे इलिगल आहे ते हा, तुम्हाला शिकवलं जात नाही, फक्त सांगितलं जातं, आणि जे लिगली आहे ओके. ते पूर्णपणे शिकवलं जातात। तुम्ही जे म्हणता जीपीएस कॅमेरा, जीपीएस हा, हे लिगली आहे। स्वतःच्या कारसाठी ओके. जीपीएस आपण लिगली खरेदी करू शकतो, आपल्या स्वतःच्या कारला बसवू शकतो। फक्त आपल्याला काय करायचंय, इन्व्हेस्टिगेशन साठी ते आपल्या कारचं काढून दुसऱ्याच्या कारला लावायचंय, कारण की पुढला व्यक्ती जर चुकीचा आहे आणि त्याचे जर आपल्याला एव्हिडन्स कलेक्ट करायचे तर ते आपण करू शकतो। कुठल्याही म्हणजे भारताच्या आपलं नागरिकाला, हा बोला
सॉरी म्हणजे फक्त आपण पर्पज काय आहे त्याच्यासाठी ते वापरू शकतो. पर्पज हो, आपला चुकीच्या इन्व्हेस्टिगेशनचा आहे त्यामुळे पर्पजसाठी ते वापरू. हो. आणि याच्यामध्ये कसं आहे, जर तुम्ही गुन्हा करतात हे जर सिद्ध झालं तर मग ते तुम्ही गुन्हेगार ठरतात. आता मला एक सांगा, भारताच्या संविधानामध्ये सर्व नागरिकांना अधिकार आहे की जर कोणी देशद्रोहाचं काम करत असेल किंवा कोणी क्राईम करत असेल तर त्याच्यावर आवाज उठवणं आणि त्याच्यावर इन्व्हेस्टिगेशन करणं, म्हणजे इन्व्हेस्टिगेशन नाही परंतु त्याच्यावर आवाज उठवून ते सत्य समोर आणणं हे प्रत्येक नागरिकाचा हक्क आहे, बरोबर. आणि त्याच्यानुसार आपण ते बाहेर काढण्यासाठी कुठल्याही गोष्टीचा यूज करू शकतो. फक्त याच्यामध्ये आहे की कोणाच्याही प्रायव्हसीचं उल्लंघन झालं नाही पाहिजे. हा ऍक्ट गव्हर्नमेंटने त्याच्यामध्ये सबमिट केलाय. म्हणजे समजा तुम्ही एखाद्याला फॉलो करतात किंवा एखाद्याची इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करायची तर तुम्ही त्याची कॉल रेकॉर्डिंग नाही काढू शकत. हा त्याच्या प्रायव्हसीचं उल्लंघनाचा म्हणजे ऍक्ट आहे, म्हणजे त्याची प्रायव्हसी भंग होऊन जाते. तर आपण ह्याच्या व्यतिरिक्त दुसरे पॉइंट करू शकतो. आता जे स्पाय कॅमेरा, स्पाय सॉफ्टवेअर्स वगैरे आहेत, बरोबर. आता ह्याला लिगली जर घ्यायचं म्हणलं स्पाय सॉफ्टवेअरला, म्हणजे एखाद्याचा मोबाईलचा कंट्रोल तर लिगली घेण्यासाठी एक टॉपिक असतो की त्याच्यामध्ये चाइल्ड सेफ्टीसाठी हा सॉफ्टवेअर जे आहे ते तुम्ही लिगली टाकू शकता चाइल्ड सेफ्टीसाठी. आता समजा XYZ नावाचा व्यक्ती, म्हणजे उदाहरण घेऊन चला तुम्हीच आहेत आणि तुमचं एज समजा 40 आहे आणि तुम्हाला एक मुलगा आहे ज्याचं एज एक 12 ते 14 वर्ष आहे आणि तुम्हाला असं वाटतंय की माझा मुलगा हा कुठेतरी वाईट वळणाला चाललेला आहे आणि त्याच्यावर मला कंट्रोल ठेवणं गरजेचं आहे, कारण की माझा जोपर्यंत मुलगा 18 वर्षाचा होत नाही त्याच्यावर पूर्ण म्हणजे 16 ते 18 होत नाही तोपर्यंत त्याच्यावर म्हणजे एक पालक म्हणून माझा अधिकार आहे. तर तो कुठल्या वळणाला जातोय, तो कुठल्या मुलांमध्ये राहतोय, त्याला काही चुकीची संगत लागलेली का, तो मोबाईलच्या थ्रू कोणाशी काय बोलतोय का, काही चुकीच्या ऍक्टिव्हिटीज करतोय का, याच्यावर कंट्रोल तुम्ही ते ठेवू शकतात. मग नियमानुसार किंवा एक लिगली पद्धतीने तुम्ही मुलाच्या मोबाईल मध्ये चाइल्ड सेफ्टीसाठी एक स्पाय सॉफ्टवेअर टाकू शकता, ज्याच्या थ्रू मुलगा कोणाशी बोलतो, मुलगा कोणत्या लोकेशनला आहे, माझा मुलगा आज शाळेमध्ये कॉलेजमध्ये आहे का नाही, किंवा तो कोणाशी काय चॅट करतो, तो गुगलवर काय बघतो. कारण आजकालची जी मुलं आहेत त्यांना घाण व्हिडिओ वगैरे बघायची जास्त सवय वगैरे असते. मग त्याच्यावर सुद्धा तुम्ही कंट्रोल ठेवू शकतात की माझा मुलगा मोबाईल मध्ये एक्झॅक्ट गुगलवर युट्यूबवर काय सर्च करतो, काय पाहतो. आणि हे व्हॅलिड सॉफ्टवेअर राहतं. त्याला व्हॅलिड करायची एक टेक्निक असते, ती तुम्हाला पुढे आपण ह्या टॉपिक मध्ये शिकवणार आहेत. म्हणजे बघायला गेलं बाकीच्यांच्या दृष्टीने हे म्हणजे काय इनलिगलीच पार्ट राहतो, पण ह्या पार्टला आपल्याला लिगली पण करता येतं. त्याच्यावर तुमचा अधिकार राहतो, त्याचा एक बॉन्ड करता येतो. त्या बॉन्ड नुसार की माझा मुलगा असा असा आहे आणि त्याच्या सेफ्टीसाठी मी हे सॉफ्टवेअर इन्स्टॉलेशन करतोय, तर त्याला चांगल्या कामासाठी आपण त्याचा लिगली पण यूज करू शकतो. ओके 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 चालेल. अजून कोणाला काही डाऊट असे तुमच्या जे मनामध्ये प्रश्न येतात ते विचारत जावा, म्हणजे तुम्हाला अजून चांगल्या पद्धतीने माहिती मिळेल. कारण मला जे टॉपिकच्या समोर दिसतंय तेवढंच मी एक्सप्लेन करतो. बाकीच्या ज्या गोष्टी त्या तुम्हाला विचारायच्या, तुम्हाला जर जे डाऊट येत असतात किंवा जे तुम्हाला प्रश्न पडत असतात ते, राईट. सर याच्यामध्ये जे लॉज आहेत ते पण आपण शिकणार आहे का, काय लॉज आहेत आणि काय आपण नाही. तुम्हाला ऍक्ट वगैरे सांगितले जात नाहीत. बेसिकली कायद्याच्या दृष्टीने थोड्याफार गोष्टी सांगितल्यात, पण ऍक्ट वगैरे नाही सांगितले जात. कुठले ऍक्ट आहेत काय थोडे सांगितले जातात नॉर्मली, पण म्हणजे कुठल्या क्राईमच्या वेळेस कुठला ऍक्ट वगैरे आहे तो पार्ट आपला नाहीये. आपला पार्ट फक्त एव्हिडन्स कलेक्ट करण्याचा पार्ट आहे आपला. ठीक आहे. इन्व्हेस्टिगेशन एव्हिडन्स कलेक्ट करणे. ते कोर्ट लॉचा पार्ट हा ऍडव्होकेट किंवा जज इकडे जातो. म्हणजे समजा हे जे पार्ट आहेत म्हणजे आपण जे इन्व्हेस्टिगेशन वगैरे करतो आणि हे कोर्टमध्ये प्रेझेंट करायचंय, तर मग ते कुठल्या ऍक्ट नुसार किंवा कुठल्या कायद्यानुसार मग ते कोर्टचा मॅटर आला, म्हणजे ऍडव्होकेट वगैरे तिथं प्रेझेंट करायचं तिथं. तर आपण बेसिकली काय करतो की फक्त एव्हिडन्स कलेक्ट करायचं काम करतो. खूप कमी केसेस मध्ये कोर्टमध्ये प्रेझेंट करायचं काम करतो. कारण आपण जे एव्हिडन्स काढून दिलेले किंवा एव्हिडन्स कलेक्ट केले तर ते आपण स्वतः डायरेक्ट प्रेझेंट नाहीत करत कोर्टमध्ये, त्याला आपण थर्ड पार्टी करत देतो. म्हणजे ऍडव्होकेट असेल, आता ते ऍडव्होकेटचा पार्ट आला, ऍडव्होकेट असेल किंवा पोलीस असेल तर त्यांना किंवा ज्याला जो क्लायंट असेल त्याला आपण हे काढून देण्याचं काम करतो. आणि ते त्यांच्या पद्धतीने त्यांच्या नियमानुसार त्यांच्या ऍक्ट नुसार किंवा कुठल्या ऍक्ट मध्ये ते मॅच होईल त्याच्यानुसार ते पुढे प्रेझेंट करतात. त्याच्यामुळे आपण ऍक्ट वगैरे जास्त बघत नाही. ओके ठीक चालेल. नेक्स्ट कोणाला काही प्रश्न आहे का आता? बोला, प्रश्न विचारा, कारण आजचा टॉपिक एवढाच होता. उद्या तुम्हाला पहिला टॉपिक कव्हर करायचा है. बोलिए, किसी को कुछ हिंदी वाले कुछ प्रॉब्लम, कुछ समझ में नहीं आया, कुछ दिक्कत या कुछ नहीं सर नहीं सर. ठीक.
अगर किसी को कुछ पूछना नहीं है तो हम यहीं पर स्टॉप कर देते हैं, क्योंकि आज पहला ही लेक्चर्स है। तो आगे भी हमारा जो लेक्चर्स होगा तो मतलब 40 मिनट से 50 मिनट तक यही हमारा ड्यूरेशन रहता है हर दिन का लेक्चर्स का। तो किसी को कुछ पूछना है तो अभी पूछ लो, और किसी अगर नहीं पूछना तो आप डायरेक्टली लेफ्ट भी हो सकते हो, कल टाइम पर आपको ज्वाइन करना है। ओके मेंबर्स? ओके सर। ओके थैंक यू। ओके सर। जिसको लेफ्ट ओके होना है वो लेफ्ट मतलब लेफ्ट कर सकते हो। ठीक है, जय हिंद, थैंक यू। जय हिंद सभी सर। कल टाइम पर ज्वाइन जय करो। ओके हिंद। थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद सर।